बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। बिजनेस लॉ को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। कल तक हमने स्वतंत्र सहमति वाले चैप्टर को पूर्ण किया। आज हम बिजनेस लॉ या व्यापारिक संनियम में प्रतिफल या कंसिडरेशन के चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जो संभावित प्रश्न बनते हैं वह एक तो यही है कि प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, उसके आवश्यक लक्षण बताइए, और दूसरा सभी अनुबंध ठहराव होते हैं बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, इस नियम की विवेचना कीजिए और उसके अपवाद बताइए। और कुछ हद तक अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति से संबंधित कानून भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं प्रतिफल पर चर्चा करता हूँ, प्रतिफल पर जानकारी दे रहा हूँ। कंसिडरेशन या प्रतिफल के बारे में कहा जाता है कि यह कुछ के बदले कुछ होता है, अर्थात एक पक्षकार जब कुछ देने का वचन देता है तो बदले में जो दूसरा पक्षकार देने का वचन देता है तो वह प्रतिफल या कंसिडरेशन कहलाता है। और यह भी बात हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में पढ़ चुके हैं कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण प्रतिफल का होना है। अगर किसी अनुबंध में प्रतिफल नहीं है तो सीधे सीधे हम यह कह सकते हैं कि वह अनुबंध वैध नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। अगर अनुबंध को वैध बनाना है तो प्रतिफल का होना अत्यंत आवश्यक है। यह चर्चा मैं कर ही चुका हूँ कि प्रतिफल कुछ के बदले कुछ है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल को परिभाषित किया है और यही कहा है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा करने से विरत रहा है, कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है तो ऐसा कार्य अथवा वृत्ति उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। तो धारा 2D की परिभाषा को अगर हम थोड़ा स्पष्ट करते हैं तो यह बात सामने आती है कि प्रतिफल भूत, वर्तमान तथा भविष्य के लिए होता है जो किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में हो सकता है। जैसे X Y से कहता है कि तुम यह कार्य नहीं करो, मैं बदले में तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, और Y उसको मान जाता है या स्वीकृति दे देता है, तो यहाँ प्रतिफल किसी कार्य के नहीं करने का है, उसको कार्य से रोका गया है। और वैसे जो भी हो रहा है, खरीदना, बेचना, मकान किराए पे देना या मकान को किराए पे लेना, ये सब कार्य के करने के प्रतिफल हैं। तो निष्कर्ष रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि प्रतिफल वह वचन या कार्य है जो अनुबंध के पक्षकार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। प्रतिफल वह मूल्य है जो अनुबंध के एक पक्षकार के वचन या कार्य के बदले दूसरे पक्षकार द्वारा चुकाया जाता है, दिया जाता है, भुगतान किया जाता है। इस स्थिति को प्रतिफल या कंसिडरेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि प्रतिफल क्या है। ओवरऑल निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रतिफल कुछ के बदले कुछ होता है, यानी कि एक पक्षकार कुछ देता है और बदले में दूसरा पक्षकार कुछ देता है। वो कार्य के करने का हो सकता है, वो कार्य से विरत रहने का हो सकता है। अब इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रतिफल के आवश्यक लक्षणों को अगर हम समझ लें तो यह टॉपिक हमारा समझ में आता है और पूर्ण हो जाता है। प्रतिफल के लक्षण, या इंग्लिश में मैं कहूँ कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। असेंशियल एलिमेंट्स मतलब ज़रूरी हैं, ये पाए जाने चाहिए किसमें, प्रतिफल में या कंसिडरेशन में। पहली बात, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो, यानी कि प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति की इच्छा पर नहीं होता। चलनी है तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के मामले में यही बात है कि जिला कलेक्टर की इच्छा पर एक बाज़ार बनाया गया था और उसमें एक दुकान
उसने ली थी पक्षकार ने, लेकिन बाद में उसमें ये कहा गया था कि मैं इस पर जो सेल होगी उसका एक निश्चित कमीशन दूंगा, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने भी, मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यह प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर नहीं है, क्योंकि जब कलेक्टर ने उसको बाजार बनाने को दिया उस समय जिला कलेक्टर के मस्तिष्क में यह विचार नहीं था कि वो उससे कमीशन लेंगे, तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर नहीं हुआ। दूसरी बात, प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बेनिफिशियरी कोई और भी हो सकता है। अगर वचनदाता ने कहा कि भाई मेरे लिए आप मकान, मेरे भाई के लिए मकान बनवा दो, तो भाई के लिए, यहाँ भाई को फ़ायदा हो रहा है, उसको खुद को नहीं हो रहा, तो प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ हो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तीसरी बात, प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। कंसिडरेशन या प्रतिफल जो है वो वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। अब यहाँ वचन ग्रहीता तो जो वो है एक्सेप्टर, यानी कि एक्सेप्टर जो है वो प्रतिफल दे सकता है और उसकी ओर से कोई और भी दे सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ एक तरफ की बात कर रहा था कि मेरे भाई के लिए मकान बनवा दो, तो वो यही स्थिति इस तरह हो कि वचनदाता ये कहता है कि मैं आपके लिए एक मकान बनाना चाहता हूँ इस भाव में, तो वो कहता है ठीक है मेरे भाई के लिए बना दो। तो यह जो स्थिति बनी, यह वचन ग्रहीता जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे मेरे लिए, मेरे भाई के लिए तुम मकान बनाओ, मैं तुम्हें प्रतिफल दे रहा हूँ। तो प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिफल कुछ कार्य करने या न करने के संबंध में हो सकता है। तो प्रारंभ से हम पढ़ते आ रहे हैं बात को कि कार्य के करने के संबंध में भी प्रतिफल हो सकता है, कार्य के नहीं करने के संबंध में भी प्रतिफल हो सकता है। इसका जो उदाहरण मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ वो यही कि ए बी से कहता है कि तुम मुझे ये कार बेच दो, तो ये कार्य के करने का प्रतिफल हो गया, कार्य के करने के संबंध में हो गया। लेकिन जैसे वो ये कहता है कि नहीं तुम अमुक टीवी सीरियल में काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें बदले में 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो ये कार्य से रोका जा रहा है उसको, और वो उस पर यस भी कर रहा है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, तो फिर उसे नहीं करना है, तो ये कार्य के नहीं करने का प्रतिफल हो गया। प्रतिफल भूत, वर्तमान तथा भावी हो सकता है। देखिए दो प्रतिफल तो हमें स्पष्ट समझ में आ रहे हैं कि वर्तमान का, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी पुस्तक ही बेच रहा है मान लीजिए, तो वो बदले में उसको पैसे दे देता है, तो ये वर्तमान का प्रतिफल हो गया। भावी, ये तो सौदे होते ही हैं कि मैं 15 तारीख को तुम्हें कार बेच दूंगा, तुम बदले में मुझे पैसे दोगे, तो इस तरह का जो अनुबंध है दोनों पक्षकारों के बीच, ये भावी प्रतिफल का हो गया। लेकिन भूतकाल का प्रतिफल यानी कि कार्य तो पहले ही हो चुका है, उसके बदले अब कुछ देने का वचन दिया जा रहा है, तो वो भूतकाल का प्रतिफल माना जाएगा और वो वैध होगा, लीगल होगा। कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए, पर्याप्त अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है कुछ प्रतिफल। यानी देखिए वैसे तो कहा जाता है कि प्रतिफल संतुलित होना चाहिए। जैसे कोई कार है और पता है कि ये 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए उसका प्रतिफल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000-2000 रुपये की वो कार बेची जा रही है, नहीं तो फिर उसमें उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन आदि को की नज़र से उसको देखा जाएगा, उस पर संदेह होगा, उस पर डाउट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पर्याप्त ना हो। अब इसको मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए, पर्याप्त ना हो। कि जैसे कोई बिल्डिंग है और उसको यदि हम 1 रुपये के प्रतिफल पर किराए पे दे देते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिफल यहाँ 1 रुपया है, किराया जबकि उसका हज़ारों रुपये महीना होगा, लेकिन 1 रुपया प्रतिफल हो सकता है। तो कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए, पर्याप्त अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस संबंध में फिर यही कहूँगा कि जहाँ तक हो पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त अगर नहीं होगा तो उसको शक्ति नज़र से देखा जाएगा,
डाउट आएगा उसमें कि कम पैसे क्यों मिल रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं, लेकिन होना चाहिए। और अगर नहीं है तो पर्याप्त, तो फिर होना चाहिए प्रतिफल। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। रियल हो, दिखाई देता हो और उसकी वैल्यू हो। जैसे आशीर्वाद, अब आशीर्वाद का को क्या प्रतिफल माना जाएगा? आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, अमूल्य है। जैसे दान देना, दान में लेने वाले को तो मिल रहा है, देने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिल रही है। और मानसिक संतुष्टि का कोई मौद्रिक मूल्यांकन नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रतिफल वास्तविक भी हो और मूल्यवान भी होना चाहिए। और वैसे सब कुछ, जैसे मैं जिस रूम में अभी बैठा हूँ, इस रूम में टेबल, कुर्सी, कर्टेन, पंखे, बल्ब, सब ये इनका सब मूल्य है, चाहे कुछ भी हो। तो ये इनको बेचा खरीदा जा सकता है, मूल्यवान है। प्रतिफल वैध होना चाहिए, ये भी बात ठीक है कि प्रतिफल लीगल हो, इलीगल प्रतिफल नहीं चलेगा। जैसे चोरी की घड़ियां हैं, चोरी की कार है और उसको हम बेचने का अनुबंध कर रहे हैं, तो वो वैध नहीं है, क्योंकि चोरी के माल को बेचना व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा नहीं माना जाता, अवैध माना जाता है। प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिफल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 4 अनुबंध करता है तो चारों अनुबंधों का अलग अलग प्रतिफल, ऐसा नहीं कि एक ही प्रतिफल से वो 4 अनुबंध कर ले। प्रतिफल निश्चित होना चाहिए, सर्टेन, श्योर, बिल्कुल क्लियर। ऐसा नहीं कि वो अनिश्चित अर्थ वाला हो, मतलब कि मैं तुम्हें कार बेचना चाहता हूँ, अब कौन सी कार, तो ये निश्चित नहीं हुआ, तो वो सारा गड़बड़ कर देगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। इसके अलावा प्रतिफल संभव भी होना चाहिए, अर्थात असंभव प्रतिफल वैध नहीं होगा। तुम मुझे 1 लाख रुपया दोगे, मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, क्या संभव है? नहीं। तो ये कार्य तो कर रहा है, लेकिन कौन सा? असंभव। असंभव कार्य का कोई प्रतिफल वैध नहीं होगा। तो विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि प्रतिफल वाले टॉपिक को आपने आज समझा होगा इस वीडियो के माध्यम से, अर्थात प्रतिफल क्या है, धारा 2D में क्या लिखा है, कुछ के बदले कुछ होता है प्रतिफल, प्रतिफल के आवश्यक लक्षण आपको बताए गए, और इसी से आप इस टॉपिक को आप तैयार करें। परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। नमस्कार, धन्यवाद।